और ये नजर। चलो जी हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सर्विकल सीए के अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रांजिशनल जोन का हमारे पास। एंड स्क्रीन, मैं स्क्रीन के ऊपर ये जो पिक्चर है ये नजर आ रही है डिफरेंट ट्रांजिशनल जोन की जो है डिफरेंसेस। हाँ अब आ रही है, ओके। अच्छा, अब इसमें ये है कि पहले जो है एट बर्थ जो कोलमनर एपिथेलियम और जो स्क्वेमस एपिथेलियम का जो जंक्शन है वो होता है एंडोसर्विक्स में, ठीक है। तो इट्स सॉरी नॉट एंडोसर्विक्स, दिस इज एक्टोसर्विक्स। या तो बेसिकली ये एक्टोसर्विक्स पे यहाँ होता है, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली इट स्टार्ट्स इन द यंग एडल्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग आउटसाइड, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक यू कैन कॉल इट लाइक एक्ट्रोपियन या क्या भी, इट स्टार्ट्स मूविंग आउट लाइक दिस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम आ जाती है और यहाँ स्क्वेमस आ जाती है। फिर दोबारा एडल्ट में क्या होता है कि ये वाली जोन जो है इट सीम्स टू मूव बैक अप, बट व्हाट हैपेंस इज कि ये जो यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम आई थी इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो फिर हम इस वाली जोन को जो है एट दिस पॉइंट, ये जो पहले बनी थी कोलमनर एपिथेलियम बन गई और फिर ये वापस स्क्वेमस एपिथेलियम बन गई, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है। जहाँ पे यहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम है, रीग्रोथ हुई है। अब ये वाली जो जोन है इट्स स्पेशली ससेप्टेबल टू सम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। एचपीवी स्पेशली, आई थिंक जैसे सर्विकल कैंसर है ना, जब भी this the topic of cervical cancer comes up you have to think of HPV infection। और HPV infection में क्या हमारे पास टाइप्स हैं, हमारे पास टाइप्स हैं 16, 18, 31, 32 एंड 35, ठीक है। ये बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है 213 के ऊपर। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि हाई रिस्क टाइप्स जो कैंसर कॉजिंग टाइप्स हैं दे आर 16, 18, 31, 33 एंड 45, ठीक है। देन देयर आर अदर टाइप्स 6 एंड 11 कॉज बिनाइन वार्ट्स, लेकिन दे विल नॉट प्रोसीड टू कैंसर, ठीक है। उसके अलावा भी देयर आर अदर टाइप्स, लेकिन ये सबसे जो 4-5 टाइप्स यहाँ बताई हुई हैं, इट्स द मोस्ट प्रोबेबल टाइप। अब एचपीवी इज स्प्रेड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यंग फीमेल में व्हेन शी बिकम सेक्सुअली एक्टिव दिस इन्फेक्शन गेट्स ट्रांसमिटेड, ठीक है। मोस्टली पीपल दे रिमेन एसिम्टोमेटिक या उनकी कोई सब क्लिनिकल जो है वो इन्फेक्शन रहती है। then after about 5 to 10 years of this infection, of this initial infection, then there is some cervical intraepithelial neoplasia that starts developing, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब आपको एचपीवी हुआ है 2-3 साल हुए हैं एंड देन सडनली एचपीवी डेवलप्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ प्रोसेस। तो इस वजह से there's voice distortion, sorry आपको मैसेज नहीं मैं पहले देखा, is the voice okay now? And if you guys missed anything I can repeat it, so okay, ठीक है। तो what happens over that long period of time, आपके पास ये कैंसर डेवलप स्टार्ट करना शुरू हो जाता है। पहले इसका ग्रेड्स हैं सर्विकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया के, एंड वी ऑलरेडी नो दोस ग्रेड्स, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड आस्क यू गाइस। ये हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ग्रीन में, ठीक है। और ये हमारी सबसे टॉप वाली लेयर है यहाँ ब्लू में, ठीक है। तो अगर हमारा मुझे मिलता है इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया इस लेवल पे, इस लेवल से नीचे नीचे, तो ये कौन से किस टाइप का होगा सर्विकल इंटरएपिथेलियल नियोप्लेजिया, और या फिर किस, जैसे नंबर्स भी हैं इसके और इसके 2 टाइप्स भी हैं, 3 नंबर्स हैं 2 टाइप्स हैं, तो आप मुझे नंबर भी बताएं और टाइप भी बताएं, मतलब बाय टाइप आई मीन ग्रेड। यू गाइस ऑलरेडी नो दिस, तो मैं ये बताने नहीं वाली, आप लोग मुझे बताएंगे।
This is just 1/3 of the complete thickness. ठीक है, this is the basement membrane and this is the complete thickness over here. तो अगर 1/3 of the thickness हो तो yes. Okay, I feel like my question was very vague before. अच्छा, 1/3 of the thickness के ऊपर हाँ ठीक है, we have the cervical intraepithelial neoplasia is the first one, ठीक है, और ये लो ग्रेड हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. फिर जब 2/3 हो जाए, 2/3 हो जाए या फिर लेस देन होल थिकनेस या ऑलमोस्ट होल थिकनेस हो जाए तो उसको हम हाई ग्रेड कहते हैं, ठीक है. और इसमें CIN2 आ जाएगा, इसके अंदर CIN3 आ जाएगा, ठीक है. ये सबके आई होप ये सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं फ्रॉम लास्ट ईयर पैथोलॉजी. या ठीक है, तो लेस देन 1/3, less than 2/3 is 2, and then someone has written more than 2/3 but less than full thickness is CIN3. फिर ये 2 और 3 हाई ग्रेड होंगे, मतलब इस रीजन तक आया हुआ तो हाई ग्रेड होगा और यहाँ पे होगा तो लो ग्रेड होगा, ठीक है. Then what else do I want you guys to know? Okay, what happens sometimes is book में random चीज लिखी हुई है but I feel like maybe ये MCQ में आ जाए, I don't know. It says that sometimes जो है यहाँ पे हमारे पास जैसे columnar epithelial है, it gets covered by squamous epithelium, मतलब इसके ऊपर जो है वो squamous epithelium grow हो जाएगी, तो यहाँ पे जो mucus है glands में वो block होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं नबोसियन फॉलिकल, ठीक है. तो यहाँ पे जो है म्यूकस जो है वो रिटेन हो जाएगी, रिटेंशन ऑफ म्यूकस को हम नबोसियन फॉलिकल कहते हैं. ये पेज 214 पे लिखा हुआ है, ठीक है. इट्स जस्ट अ लिटिल स्मॉल पॉइंट. अच्छा, लेट्स गो इनटू दिस. अच्छा, जो इंट्राएपिथेलियल हमारे पास ये जो न्यूप्लेजिया होगा, इसके इमेच्योर सेल्स होंगे, ठीक है. इसके न्यूक्लियाई जो हैं वो दे विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द सेल, ठीक है. साइटोप्लाज्म थोड़ा सा होगा, न्यूक्लियस बहुत बड़े बड़े होंगे, उसके अलावा जो है हाइपरक्रोमैटिक हुए होंगे न्यूक्लियाई, ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं, राइट. ये सब पैथोलॉजी थी. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक जो हमने अब देखना है. अच्छा, अब सिर्फ जो है हम उसकी न्यूप्लेजिया की स्टेज पे हैं, अभी फुल ब्लोन कैंसर नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है. लेट मी ओपन दैट बुक. राइट. अच्छा, तो आई एम गोइंग टू बी रीडिंग फ्रॉम माय नोट्स बिकॉज बुक में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है. तो हम इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वी टेक पैप स्मीयर्स, और ये इजीली डिटेक्टेबल इसलिए है बिकॉज इट टेक्स सो लॉन्ग, इट टेक्स सो मेनी इयर्स फॉर दिस टू डेवलप, ठीक है. तो जो फीमेल्स हैं आफ्टर द एज ऑफ 25 years उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो हर 3 to 5 years में अपना पैप स्मीयर करवाएं, ठीक है. हर 3 to 5 years अपना पैप स्मीयर करवाएं आफ्टर द एज ऑफ 25 years, ठीक है. और इस पे क्या आपको पता चल जाता है, इसमें आपको जो है सेल्स नजर आ जाते हैं, ठीक है. अब लिखा हुआ है कि दिस पैप स्मीयर हैज बीन सुपरसीडेड बाय लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. तो इट्स जस्ट के इसका थोड़ा सा जो है प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है. जस्ट रिमेंबर द नेम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. इसमें क्या है कि आपको डिस्कैरियोसिस नजर आता है. डिस्कैरियोसिस मींस अगर स्क्वेमस सेल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी पे चले गए हैं तो उसको हम डिस्कैरियोसिस कह देंगे. और अगर वो अबनॉर्मैलिटी आपको नजर आती है तो इट कैन बी सर्विकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, ठीक है. अगर आपको माइल्ड डिस्कैरियोसिस नजर आ रहेगा जिसको हम बॉर्डर लाइन चेंज भी कहते हैं, तो इट विल बी अ लो ग्रेड CIN. अगर आपको हाई ग्रेड मतलब CIN सस्पिशन होनी चाहिए जब मॉडरेट या सिवियर डिस्कैरियोसिस हो, ठीक है. तो ये पिक्चर हमारे पास दिखाई हुई है नीचे. ये नॉर्मल हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है. स्क्वेमस एपिथेलियल के नॉर्मल सेल्स हैं. फिर ये दिस इज सम dyskaryosis over here, severe dyskaryosis. You can see how the nuclei have become hyperchromatic and how the मतलब cytoplasm is less, the nuclei are bigger, ठीक है. ये सारी चेंजेस आपको नजर आएंगी. अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर आपने क्या करना है, लो रिस्क अगर हो ना तो लो रिस्क को आपने वापस बुलाना है अगेन 6 months के बाद फॉर अनदर रिपीट
स्मीयर, ठीक है। अगर उसका लो रिस्क, अगर उसका मॉडरेट या हाई रिस्क मिल जाए तो फिर आपने उसको नेक्स्ट टेस्टिंग की तरफ लेके जाना है, विच इज कॉल्पोस्कोपी, ठीक है। आई होप इज क्लियर। लो रिस्क आपको नजर आए, मतलब माइल्ड डिस्कैरियोसिस नजर आए, तो आपने उसको 6 मंथ्स बाद दोबारा बुलाना है फॉर अनदर स्मीयर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जब लो होता है, मतलब जो लो ग्रेड का CIN है वो स्पॉन्टेनियसली भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मॉडरेट या हाई रिस्क होता है तो वो स्पॉन्टेनियसली हम उसका जो परसेंटेज है स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होने की वो कम है, तो फिर हम उसको कॉल्पोस्कोपी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू कॉल्पोस्कोपी। हमने ये कैसे करना है, हमने पहले जो है बेसिकली इट इज कॉल्पोस्कोपी क्या है, हम लोग जो सर्विक्स हैं उसके अंदर लाइट सोर्स देते हैं और अंडर मैग्निफिकेशन जो है वो विजुअलाइज करते हैं। हमने क्या करना है, या फिर एसेटिक एसिड यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं आयोडीन। जब हम एसेटिक एसिड यूज करेंगे तो जो एरिया जहाँ पे इंक्रीज सेल टर्नओवर है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये एसेटिक एसिड का है। और जब हम आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडीन में जो CIN वाला एरिया होगा वहां पे आयोडीन नहीं लगेगी। तो ये स्लाइड से डिफरेंस है। एसेटिक एसिड जो इंक्रीज सेल टर्नओवर है उसको स्टेन करेगा, मतलब CIN वाली जगह को स्टेन करेगा और वो वाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब यू कांट से स्टेन, मतलब वो कोएगुलेट करता है तो वो वाइट हो जाएगी जगह। एंड आयोडीन वर्क्स लाइक इन द ऑपोजिट वे कि जो CIN वाली जगह है उसके अलावा सब जगह को वो स्टेन कर देगा, ठीक है। तो ये आपको फिर विजुअलाइज हो जाएगा। उसके अलावा सर्विक्स के अंदर आपको इंक्रीज जो है वेसल्स भी नज़र आ सकती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में ये सारी इंक्रीज्ड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इस आगे इसकी दो चीज़ें, अब आपने कॉल्पोस्कोपी कर ली, आपको पहले पैप्सपियर या वो जो साइटोलॉजी थी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, उसके ऊपर आपको क्या मिला, मॉडरेट या हाई रिस्क मिला। मॉडरेट या हाई रिस्क की आपने कॉल्पोस्कोपी कर ली। कॉल्पोस्कोपी के ऊपर आपको कुछ आपने उसी वक्त जो है विजुअलाइज कर दिया है कि ना यू थिंक दैट दिस इज हाई ग्रेड, तो आप एक चीज करेंगे, यू कैन सी एंड ट्रीट, ठीक है। तो आपने उसी वक्त देखा और उसी वक्त जो है उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की तरफ आप चले गए। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी कैन ट्रीट इट। या फिर आप कर सकते हैं सेलेक्ट एंड ट्रीट, ठीक है। या फिर आप उसको रिपीट करवाएं 6 मंथ्स के बाद दोबारा से साइटोलॉजी एंड कॉल्पोस्कोपी, एंड देन बायोप्सी लें उसके बाद, और फिर बायोप्सी के बाद जब कंफर्म हो जाएगा पक्का तो फिर आप उसको ट्रीट करें, ठीक है। तो अब आगे दो स्टेप्स क्या आगे, सी एंड ट्रीट वाला आ गया और सेलेक्ट एंड ट्रीट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी एंड ट्रीट एंड सेलेक्ट एंड ट्रीट। अच्छा, अब सी एंड ट्रीट ऑब्वियसली हम कब करेंगे, जब कोई विजिबली फ्राइबल मास है, ठीक है। बिकॉज इफ मतलब एक तो इट कुड बी CIN सिंपली और इट कुड बी अ फुल ब्लोन कार्सिनोमा, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे वो नजर आया तो यू कुड गो फॉर द ट्रीटमेंट, बट यूजुअली CN ट्रीट नहीं प्रेफर करते, सेलेक्ट एंड ट्रीट प्रेफर करते हैं। यू आस्क द पेशेंट कम अगेन आफ्टर 6 मंथ्स और आप उसकी दोबारा ये साइटोलॉजी करते हैं, कॉल्पोस्कोपी करते हैं, फिर आप उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी लेने के बाद देन यू डिसाइड फर्दर कि उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की कि नहीं, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ विल यू ट्रीट अ प्री मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द सर्विक्स। अच्छा, प्री मैलिग्नेंट डिजीज को ट्रीट करने के हमारे पास लिखे हुए हैं ये 3 मेथड्स मैंने मेनली जो है इनलिस्ट किए हैं यहाँ पे। एक है LLETZ एंड इट्स बेसिकली लार्ज लूप एक्सिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये टॉप पे है। उसके बाद वी कैन ऑल्सो डू कोन बायोप्सी। उसके अलावा वी कैन डू एब्लेशन, जिसको हम वो कोल्ड कोएगुलेशन भी कहते हैं, बट ये हॉट प्रोब के साथ करते हैं। फॉर सम रीजन दे कॉल इट कोल्ड कोएगुलेशन इवन दो इट मेक्स नो सेंस। अच्छा, तो पहले हम देख सकते हैं ये वाला जो लार्ज लूप एक्सिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, ठीक है। सो यू कैन सी कि ये वाला रफली एरिया था ट्रांसफॉर्मेशन जोन का, तो हमने इस वाले पूरे एरिया को यू घुमा के जो है वो निकाल लिया, ठीक है, इस तरह। this is the initial thing, and then
लेट मी सी कि कितना डीप था ये वाला. It needs to be at least 7 millimeters deep. So if you could just underline that in your book. जब भी हम टिश्यू निकालेंगे it needs to be 7 millimeters deep. ठीक है. फिर cone biopsy is pretty similar to this. And I'm not going to go into the details of how it's done. And then the next one is this ablation, जिसको हम cold coagulation भी कहते हैं. Cold coagulation में आप बस hot probe लगा के local anesthetic के अंदर, तो वो destroy कर देगा जो tissue सही नहीं है. ठीक है. That's pretty much it. बस ये डिफरेंस है कि जो ये LLETZ जो है लेट्स प्रोसीजर है, however you want to call it, ये आप जो है लोकल एनेस्थेटिक में कर सकते हैं, और जो कोन बायोप्सी है वो आपको जनरल एनेस्थेटिक में जनरल एनेस्थीसिया में करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई ये जो लेट्स प्रोसीजर है ये ज्यादा जो है टॉप पे आता है. अच्छा, अब इस प्रोसीजर के बाद ऑब्वियसली देयर इज सर्विकल इनसफिशिएंसी. ठीक है. तो जब इफ द फीमेल वांट्स टू कंसीव तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी और मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज, इस सब के इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क. उसके अलावा सर्विकल इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है, मतलब यहाँ से आपने टिश्यू निकाला वहाँ सर्विकल स्टेनोसिस हो गया तो फिर ये इशू यहाँ पे हो जाता है. तो दीज आर सम साइड इफेक्ट्स यू कैन से ऑफ दिस ट्रीटमेंट. अच्छा, अब जो है आपने ये निकाल लिया, इट कुड बी क्यूरेटिव एज वेल एज डायग्नोस्टिक. तो आपने निकाला, इसकी आपने अब बायोप्सी लेनी है. फिर आपको बायोप्सी पे ऊपर कंफर्म हो जाएगा कि इसके मार्जिन सारे क्लियर हैं या नहीं. अगर क्लियर हैं तो इट मीन्स कि आपने जो ट्रीटमेंट की थी वो क्यूरेटिव थी. अगर क्लियर नहीं है देन यू गो टुवर्ड्स फर्दर थिंग्स. ठीक है. लेकिन यूजुअली जो है इट्स क्यूरेटिव और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. उसके अलावा 6 months लेटर जो है वो दोबारा आपके पास टेस्टिंग के लिए आएंगे आफ्टर दिस प्रोसीजर. एंड देन आफ्टर दैट अगर सब क्लियर है तो अगेन 3 to 5 years बाद वो अपना चेक करवाते रहें. ठीक है. अब HPV की हम वैक्सीनेशन की तरफ चले जाते हैं. HPV की हमारे पास एक बाइवेलेंट वैक्सीन है और एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है. बाइवेलेंट जो है इट्स अगेंस्ट टाइप 16 and 18, and quadrivalent vaccine also contains 6 and 11 along with 16 and 18. Now, this is a question that comes up. If somebody has taken their HPV vaccine at like age 12, 13, या जो भी, and they've become sexually active by age 16, by the age of 25, should they come for a pap smear or do they not need to anymore? तो ये आप मुझे बताएं, what do you guys think? Yeah. अच्छा, the question is, वैक्सीन थी हमारे पास दो किस्म की, एक बाइवेलेंट है, एक क्वाड्रिवेलेंट है. ठीक है. बाइवेलेंट में 16 and 18 है और क्वाड्रिवेलेंट में हम 6 और 11 ऐड कर देते हैं. अगर किसी ने 12-13 साल की उम्र के ऊपर ये वैक्सीन लगवाई थी और फिर वो 25 years की हो गई है, तो क्या उसको आने की जरूरत है पैप स्मीयर के लिए अब, या वो रहने दे सकती है क्योंकि उसको तो वैक्सीन लगी हुई है? या ठीक है. आई एम ग्लैड सबके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं. ठीक है. शी नीड्स टू गो फॉर अ पैप स्मीयर बिकॉज बहुत सारी दूसरी टाइप्स भी हैं. ठीक है. मतलब देयर इज 31, देयर इज 33, देयर इज 45. या तो और उसके अलावा HPV के तो तकरीबन 100 टाइप्स हैं. तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप्स. ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली हाई रिस्क सिर्फ ये 4-5 है. शी नीड्स टू कम फॉर द पैप स्मीयर. ठीक है. नाउ व्हाट आर सम अदर रिस्क फैक्टर्स apart from being sexually active at an early age, apart from HPV? What are the other risk factors of cervical malignancy or pre-malignant or malignant lesions? Use your previous knowledge, anything. History of HIV. Yeah, immunosuppression basically. जिस भी condition में immunosuppression होगी तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, चाहे वो HIV है, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है. ओके, फैमिली हिस्ट्री somebody has written, not sure about that.
There is a genetic predisposition. In fact, family history is important. Genetic predisposition होता है. Diabetic again is because of her immunosuppression. Multiple sex partners, yes. Smoking, yes. ठीक है, तो these are some basic things. Early age of being sexually active, then multiple partners, then genetic predisposition is important, जैसे family history कहा गया है. Immunosuppression, चाहे वो diabetes है, चाहे वो HIV है, ठीक है. फिर smoking, ये smoking आपने जरूर याद रखना है, ठीक है. ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है. अब हम मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने ये लूप बायोप्सी कर ली, ठीक है, फॉर प्री इन्वेजिव डिजीज. तो इसके ऊपर हमें पता चला कि भाई मार्जिन जो हैं वो क्लियर नहीं थे, ठीक है. अच्छा, मार्जिन जो हैं वो क्लियर नहीं थे, तो फिर आपका डायग्नोज हो गया. या फिर पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगी, आपके पास हिस्ट्री होगी, एज होगी बाय द वे लाइक अबाउट 40 years इश, 40 to 50 years या उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है. फिर आपके पास आएगी वो पोस्ट क्वाइटल ब्लीड, prolonged intermenstrual bleeding and postmenopausal bleeding. अब ये post coital bleeding, intermenstrual bleeding, ये बहुत ज्यादा इसमें कॉमन है और ये आपने अभी तक किसी और डिजीज में इस तरह नहीं पढ़ा. पोस्ट क्वाइटल ब्लीड, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड एंड देन स्पेशली अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है. जब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आती है तो सबसे ऊपर आपका होना चाहिए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फिर उसके बाद ये दूसरे सर्विकल कार्सिनोमा वगैरह आते हैं, ठीक है. लेकिन अगर पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की साथ में हिस्ट्री है तो फिर आपने सर्विकल कार्सिनोमा का सोचना है, ठीक है. ये क्यों ऐसे हो, बिकॉज ये बहुत एक फ्राइबल और वैस्कुलर मास होता है, ठीक है, और ये ऑन टच जो है ये ब्लीड करना शुरू हो जाता है. तो आपके पास पेशेंट ऐसी हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट की, आपने क्या किया, फौरन आपने उसकी कॉल्पोस्कोपी की या फिर आपने वैसे ही पेल्विक एग्जामिनेशन किया या आपने स्पेक्यूलम के साथ बस यूं विजुअलाइज किया, ठीक है. तो ऑन विजुअलाइजेशन आपको जो है फौरन इतना ज्यादा ये वैस्कुलर इस तरह का मिल सकता है, या फिर ये कि आपने इवन ऑन टच जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, अगर बहुत एडवांस डिजीज है. एडवांस डिजीज में और भी चीजें होंगी उसको साथ में. शी विल हैव अ पेन लाइक सिवियर बोनी पेन इन हर बैक बिकॉज ऑफ मेलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फिर इनकॉन्टिनेंस की भी हिस्ट्री हो सकती है ड्यू टू वेसिको वेजाइनल फिस्टुला. एनीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक वेजाइनल ब्लीडिंग एंड देयर कुड इवन बी रीनल फेलियर बिकॉज ऑफ यूरिटेरिक ब्लॉकेज, ठीक है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको हिस्ट्री पे आ सकती हैं अगर उसकी स्टेज ज्यादा बढ़ गई है. अच्छा, अब इसमें क्या आपने करना, आपके पास वो आई है पेशेंट, तो आपने पहले देख लिया कि दिस इज सस्पिशन ऑफ कार्सिनोमा एंड ऑलमोस्ट क्लिनिकली आपको वैसे पता चल जाता है, ठीक है. कभी कभार जो ट्यूमर्स हैं वो एक्सोफिटिक के बजाय एंडोफिटिक होते हैं, तो फिर आपने फर्दर मतलब टेस्टिंग के ऊपर आपको पता चल जाता है. फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट मी जस्ट गो टू माय नोट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसकी सिम्स हो गया. अच्छा, सिम्स हो गया, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया. सॉरी, मैंने ना अपनी हैंड राइटिंग नहीं मुझसे पढ़ी जाती कभी कभार, इट्स वेरी रिडिकुलस. ओके, हाँ, सिम्स किया, फिर आपने उसको एनेस्थीसिया या लोकल दे सकते हैं या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं. फिर आपने जो है बायोप्सी ले लेनी है, ठीक है. बायोप्सी ले ली तो उससे आपको ट्यूमर की टाइप और वो सब पता चल जाएगा, उसकी ग्रेडिंग, ठीक है. फिर आपने एमआरआई भी लेना है. एमआरआई से आपको उसकी स्प्रेड और वो स्टेजिंग और सब में हेल्प होगी. आगे हम इसकी वो फीगो क्लासिफिकेशन करेंगे, फीगो सिस्टम करेंगे स्टेजिंग का. एमआरआई ले लिया, फिर आपने चेस्ट एक्सरे लेना है टू एक्सक्लूड द लंग मेटास्टेसिस, ठीक है. तो ये फिर आपने इसको जब पेशेंट आया, पेशेंट की आपने हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने स्पेक्यूलम से एग्जामिन किया, स्पेक्यूलम से आपको अच्छी खासी सस्पिशन हो गई. फिर आपने उसको एनेस्थीसिया दे के बायोप्सी ले ली, फिर आपने एमआरआई करवाया, ठीक है. फिर आपने स्टेजिंग कर ली. अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेजिंग की तरफ जो अगले पेज पे है. स्टेजिंग, अच्छा अब ये आपको ना याद करनी है.
लिटरली आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा फुल, ठीक है। स्टेज 1 में क्या है, ट्यूमर इज कन्फाइंड टू सर्विक्स। 1A माइक्रोस्कोपिक डिजीज होता है, ठीक है, और 1B इज मैक्रोस्कोपिक डिजीज। यहाँ पे ऐसे पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, बट मैंने इस तरह लिखा हुआ अपने नोट्स में। 1A इज मैक्रोस्कोपिक डिजीज, तो 1A1 में क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 7 मिलीमीटर है और डेप्थ 3 मिलीमीटर है। और A2 1A2 is dimension is 7 millimeter, depth is 3 to 5, ठीक है। फिर 1B मैक्रोस्कोपिक है, लेकिन जो 1B1 है लेस देन 4 सेंटीमीटर, 1B2 इज मोर देन 4 सेंटीमीटर। फिर 2 में हमारे पास ट्यूमर एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सर्विक्स, ठीक है, involves the vagina but not the lower two-third, and it involves the parametrium but not reaching pelvic side wall. तो 2A vagina को involve कर रहा है, 2B infiltrates parametrium, लेकिन pelvic side wall को अभी नहीं reach कर रहा। फिर 3 में क्या है, involves lower one third of vagina and extends to pelvic side wall. तो 3A है lower one third of vagina and 3B है extends to pelvic wall, या फिर कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। फिर 4 आपको पता है कि 4 जो है मेटास्टेसिस को हमेशा होता है, और 4A जो है उसमें क्या है, इन्वॉल्व्स ब्लैडर, रेक्टम या एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रू पेल्विस। और जो 4B है वो बाकी डिस्टेंट ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आएंगे, लंग्स आ सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देयर इज लिटरली आई कांट थिंक ऑफ एनी सिंपलर वे टू टेल यू गाइस दिस। अच्छा, अब ट्रीटमेंट हमारी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर। इफ अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्टेज 1A, ठीक है, 1A मतलब माइक्रोस्कोपिक अभी, तो माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल हम लूप एक्सिजन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी एक्सिजन कर देंगे एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो बॉर्डर्स हैं वो फ्री हैं, which means at least 7 millimeter depth, जो मैं already बता चुकी हूँ। Wait, I can't see the chat, so I'm not sure अगर कोई chat में कुछ कह रहा है। ओ अच्छा, किसी ने कुछ नहीं कहा, alright, ठीक है। 1A में हमने क्या करना था, लोकल एक्सिजन with clear margins, बस। इससे fertility भी preserve हो जाती है और hysterectomy बिल्कुल जरूरत नहीं है जब माइक्रोस्कोपिक डिजीज होगी 1A। फिर 1B just suddenly your treatment just escalates at this point. आपने क्या करना है, radical hysterectomy and bilateral pelvic node dissection, इसको हम Wertheim's hysterectomy कहते हैं। radical hysterectomy and bilateral pelvic node dissection, ठीक है। radical hysterectomy हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास आती है cervix, uterus, fallopian tubes, and then एक second, what else is there? Sorry, at this point I don't even know where I'm reading from. I'll just show you guys a picture. Oops. All right, you guys can see this, ठीक है। I didn't mention upper 1/3 of vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, ovaries, ठीक है। ये हमारे पास radical hysterectomy है, और साथ में थोड़ा सा parametrium भी आप remove करते हैं depending on it, ठीक है। फिर हमारे पास है bilateral pelvic node dissection, साथ इसके कर देते हैं, ठीक है। तो इसको, उस पूरी चीज को हम कहते हैं Wertheim's hysterectomy। ऑलराइट, अब क्या है, अब किसी ने, कोई यंग फीमेल है, उसने अपनी फैमिली नहीं कंप्लीट की, तो हम उसके अंदर करते हैं रेडिकल ट्रेकेलेक्टमी। इसमें हम करते हैं सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वजाइना एंड बायलैटरल पेल्विक नोड डिसेक्शन, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा एंड हमारे पास
पेल्विक नोड डायसेक्शन हो जाएगी बायलैटरल, जो भी पेल्विक नोड्स होंगे, ठीक है। तो इससे हम उसकी जो है वो फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी। Ovaries are not removed in radical hysterectomy. Let me think about it. Wartime hysterectomy mein, I'm pretty sure ovaries are removed. Let me just confirm that. One second. Oh, I'm sorry. Radical tracherectomy mein. Yeah. No, ovaries remove कर देंगे तो फिर तो her fertility is gone, मतलब. Yeah, sorry अगर मैंने गलती से कह दिए. वो उसकी ओवरी नहीं रिमूव होगी, सिर्फ cervix, upper part of vagina and bilateral pelvic node dissection होगी, ठीक है. बाकी उसकी ओवरी, fallopian tube, uterus, everything will still be there, ठीक है. Just that portion, cervix, upper part of vagina and bilateral pelvic node dissection होगी 1B के अंदर, ठीक है. उसके अलावा फिर आप उसको साथ में पेल्विक रेडियोथेरेपी और वो सब भी दे सकते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर बियॉन्ड स्टेज 2 है, मतलब स्टेज 2 है, 3 है या 4 है, तो फिर आपने पहले देनी है रेडियोथेरेपी एंड साथ में यू कैन डू कीमोथेरेपी एज वेल, ठीक है. एंड एट सम पॉइंट्स आप जो है कैंसर की एक्सिजन भी कर सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट एक्सिजन होगी बिकॉज कैंसर ऑब्वियसली इतना स्प्रेड कर चुका है दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव और सिवियर हेमरेज हो जाती है, ठीक है. अच्छा, 1A में रिपीट कर देती हूँ. 1A सिंपल एक्सिजन. 1B में there are two possibilities. If the woman does not wish to conceive anymore, you do Wertheim's hysterectomy. उसमें आप क्या करते हैं, radical hysterectomy and bilateral pelvic node dissection. If a woman wishes to conceive, you will do radical trachelectomy. उसमें we have cervix, upper part of vagina and then bilateral pelvic node dissection, ठीक है. फिर हमारे पास अगर मोर देन 2, अगर 2, 3, 4 है तो हम रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी करेंगे. ये इसकी बिल्कुल सिंपल जो है वो आपने याद करनी है. अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जो हमने 1B के अंदर जो सर्जरी की थी, हमने जो पेल्विक नोड जब भी निकाल देने हैं, कौन कौन से निकालने हैं? ऑब्चुरेटर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलियाक नोड्स जो हम निकाल देते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, मतलब लिम्फेडीमा का चांस हो जाता है, ठीक है. लिम्फेडीमा की वजह से द पेशेंट में प्रेजेंट विद हैवी फीलिंग लेग्स और स्वेलिंग होगी, रिड्यूस्ड मोबिलिटी होगी, ठीक है. तो इस केस में आप उसकी कैसे मैनेजमेंट करते हैं? आप लेग्स एलिवेशन करते हैं, गुड स्किन केयर एंड अवॉइड जो है शेविंग इन दैट एरिया, मसाज करें और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हैं. उसके अलावा जब भी आप रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे तो वहाँ पे जो आगे ब्लैडर पड़ा हुआ है और पीछे जो हमारा एक तो मतलब ब्लैडर डिसफंक्शन, एटोनी का बहुत बड़ा चांस है. फिर आप इंजर कर सकते हैं, जो रेक्टम है उसको इंजर कर सकते हैं. विजाइनल शॉर्टनिंग की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, ठीक है. उसके अलावा रेडियोथेरेपी में आपने क्या देना? देयर इज 2 टाइप्स. देयर इज एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी. लेट मी जस्ट चेंज द स्क्रीन बैक टू द बुक. ठीक है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है और इंटरनल रेडियोथेरेपी है. एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को हम टेलीथेरेपी कहते हैं और इंटरनल रेडियोथेरेपी को हम ब्रेकी थेरेपी कहते हैं, ठीक है. आपने सुना होगा टेलीथेरेपी एंड ब्रेकी थेरेपी. टेलीथेरेपी में क्या है, बाहर से हम देते हैं पेल्विस को रेडिएशन और इसकी ड्यूरेशन बस आप 4 वीक्स याद कर लें, ठीक है, ओवर 4 वीक्स. फिर इंटरनल रेडियोथेरेपी हम क्या करते हैं, हम रॉड्स करते हैं इंसर्ट यूट्रस में और वहां से जो है उन रॉड्स के साथ अटैच करके मशीन को अंदर हम जो है वो देते हैं रेडियोथेरेपी. और उसका ये फायदा है कि ये जो ब्लैडर और बाउल के ऊपर जो भी उसके एडवर्स इफेक्ट्स थे रेडिएशन के, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है. बिकॉज ओनली 5 मिलीमीटर अराउंड द रॉड जो है टिश्यू डैमेज होता है, उसके अलावा नहीं डैमेज होता. तो यू जस्ट नीड टू लर्न
these two words, teletherapy and brachytherapy, because जब आपने ट्रीटमेंट लिखनी होती है ना, आप लिटरली सिर्फ उसको लिस्ट आउट कर देते हो. You have to do, what do you have to do? Do you have to do radical hysterectomy with pelvic node dissection, या फिर you have to do radiotherapy and in the sense of teletherapy and brachytherapy. सिर्फ आपने names याद रखने हैं, ठीक है. फिर next हमारे पास आता है पहले हमारे पास कीमोथेरेपी में we give सिस्प्लाटिन, और ये हम कंजंक्शन विद रेडियोथेरेपी देते हैं, ठीक है. अच्छा जी, फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट आ जाते हैं एट द एंड. आपने सिंपली जो है ये जो दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो मेथड्स, पहले सर्जरी करें फिर आप रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी करें, या फिर यूजुअली व्हाट दे डू इज वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यूज करके डाउन स्टेजिंग कर देते हैं. मतलब स्टेज जब ज्यादा होती है वो ये चीजें यूज करके उसकी डाउन स्टेजिंग कर देते हैं, मतलब न्यू एडजुवेंट थेरेपी देते हैं. फिर जब वो थोड़ा छोटा हो जाता है फिर आप उसकी पार्शियल रिसेक्शन कर सकते हैं. इससे उसके मतलब पैलिएशन का मतलब है कि यू मेक देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर. तो आप जो है जो उनको पेन हो रहा है उसकी वजह से या जो भी इश्यूज हो रहे हैं एटलीस्ट वो कम हो जाएंगे, ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ CS सर्विक्स. मैंने इसका इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, मैंने सिर्फ आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपको पूछते हैं, ठीक है. ओके, वी आर गोना टेक अ 10-minute ब्रेक, और ब्रेक के दौरान आई विल बी ऑनलाइन एंड वी कैन अगर इसमें इस वाले चैप्टर में कोई CS सर्विक्स में कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू हैव टू नो इट. Now we're going to do endometrial CA, ठीक है. इसकी भी मेजर चीज़ें हमने ऑलरेडी पैथोलॉजी में पढ़ी हुई हैं, ठीक है. तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 जो है वो एंडोमेट्रियोइड एडेनोकार्सिनोमास होते हैं और ये एस्ट्रोजन के ऊपर बेस करते हैं. और टाइप 2 के अंदर हमारे पास हाई ग्रेड सीरस या फिर क्लियर सेल हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स होती हैं, ठीक है. और ग्रेडिंग इसकी हैं, 3 ग्रेड हैं, 1, 2, 3, और 3 सबसे हाई ग्रेड है, ठीक है. टाइप्स याद रख लें, टाइप 1 है और टाइप 2 है. टाइप 1 जो है वो सबसे कॉमन है, एंडोमेट्रियोइड एडेनोकार्सिनोमास, ठीक है. अभी हमने CS सर्विक्स में क्या देखे हैं, दोज आर मोस्ट प्रॉब्ली स्क्वेमस सेल, ठीक है. दोज आर लाइक 70% स्क्वेमस सेल एंड समटाइम्स 30% एडेनोकार्सिनोमा. लेकिन ये वाले एंडोमेट्रियोइड मोस्टली एडेनोकार्सिनोमा जो टाइप 1 है, एंड देन टाइप 2 में हाई ग्रेड सीरस एंड क्लियर सेल हिस्टोलॉजिकल, ठीक है. और 3 ग्रेड्स हैं इसके, 1, 2, 3, और 3 सबसे ज्यादा जो है वो हाई ग्रेड है. इसमें अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स आप लोग इनफैक्ट मुझे बताएं. इसकी इटियोलॉजी में वी हैव अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, इसकी इटियोलॉजी में, ठीक है. तो नाउ यू गोना टेल मी अनअपोज्ड एस्ट्रोजन किस किस कंडीशंस में हो सकता है. Yes. Combined oral contraceptives में unopposed estrogen नहीं होता, it also has progestogens. And hormone replacement therapy में it depends, if you're giving only estrogen therapy तो फिर ठीक है, तो you have to be specific. Give, say it's unopposed estrogen therapy, then obviously early age of क्या कहते हैं menarche और nulliparity, या फिर it's been a long time since the last child, ठीक है. फिर we have other conditions such as obesity and PCOS भी है हमारे पास, PCOS, ठीक है. PCOS और स्पेशली ओबेसिटी में क्या होता है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो एंड्रोजन्स को ना एस्ट्रोन में बदलता है, तो फिर एस्ट्रोन ओवरलोड हो जाता है, ठीक है. तो स्पेशली ओबेस वुमेन PCOS में हो सकता है. फिर फॉर एनी रीजन जो है कोई फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में हमारे पास एक सिंड्रोम है, उसको कहते हैं लिंच सिंड्रोम, LYNCH. अगले पेज पे कहीं लिखा होगा, हाँ ये लिखा है लिंच सिंड्रोम, ठीक है. तो इट्स हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस समथिंग, जो मुझे सही से याद नहीं है ये, लेकिन ये सिंड्रोम आप यहाँ ऐड कर लें टेबल में, ठीक है. फैक्टर्स जो प्रोटेक्टिव हैं एंडोमेट्रियल में वो है हिस्टेरेक्टमी,
Then we have combined oral contraceptives as well as progestogen based contraceptives. फिर IUDs हैं. फिर प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर वो एस्ट्रोजन फ्री स्टेट हो जाती है काफ़ी देर तक, प्रोजेस्ट्रोन नहीं होता आपके पास, ठीक है. फिर स्मोकिंग जो है इट कैन बी प्रोटेक्टिव इन सम केसेस. तो दिस इज़ अ वेरी रेयर इंसिडेंस राइट हियर. ठीक है, कि अक्सर स्मोकिंग जो है वो इम्प्लिकेटेड होता है, वो प्रोटेक्टिव नहीं होता. ठीक है. या हेरिडिटरी नॉन पोलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा लिंच सिंड्रोम है. ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो है ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? मेन इसकी क्लिनिकल फीचर्स है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. मैं आपको पहले भी बताया कि जो भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आए वो वैसे ही कैंसर का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. ये अगले ये जो पर्पल बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, अगर आप कोई पोस्ट में, अच्छा ये फीमेल कैसे प्रेजेंट होगी? एडवांस्ड हो जाएगी, मतलब एडवांस्ड एज होगी, मतलब अबाउट मोर देन 50 ईयर्स. मोर देन 50 ईयर्स तो पक्का है. शी इज मोस्ट प्रॉब्ली ओबीस. ठीक है, शी माइट हैव सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड शी विल प्रेजेंट विद 12 महीने हो गए होंगे. व्हाट इज मेनोपॉज? इट्स बिन 12 months सिंस हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, तो शी हैज गॉन थ्रू मेनोपॉज एंड ये कि मे बी हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 5 years बैक और वो अब प्रेजेंट कर रही है विद ब्लीडिंग. ठीक है, अब उसके आपने क्या करना है? आपने इंस्पेक्शन करना है ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया एंड आपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है. एंड यूजुअली क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल होता है. क्यों? बिकॉज एंडोमेट्रियल कैंसर है तो वो अंदर एंडोमेट्रियम के है. फिर आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करनी है. अच्छा, हम ये पहले एग्जामिनेशन क्यों करते हैं वल्वल वेजाइनल और सर्विकल कैंसर वगैरह की? स्पेकुलम पे एक तो ये इजीली चेक हो जाता है. उसके अलावा बिकॉज शी इज पोस्ट मेनोपॉजल, रिमेंबर आई टोल्ड यू गाइज कि जब ब्लीडिंग होती है वो वल्वल एट्रोफी की वजह से भी हो सकती है इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जब हमने मेनोपॉज पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ एट्रोफी की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई वहाँ स्ट्रिक्चर बना हो सकता है. इट कुड बी एनी कॉज दैट इज लीडिंग टू द ब्लीडिंग. ठीक है, फिर ये जब रूल आउट हो जाता है फिर आप वैसे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं. अब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको क्या पता चलेगा? आपने एंडोमेट्रियल थिकनेस को देखना है. अच्छा, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन में एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है हमारे पास? इट्स आइडियली लेस देन 11. ठीक है, एंड पोस्ट मेनोपॉजल में, ये तो रिप्रोडक्टिव एज की है ना, ये आर इधर लिख दिया. पोस्ट मेनोपॉजल में हम लेस देन 4 होनी चाहिए. अगर आपके पास सिनेरियो इस तरह का आता है कि फीमेल एज 60 years old presented to outpatient department with postmenstrual bleeding, on transvaginal ultrasound her endometrial thickness was सिनेरियो इस तरह अजीब मैंने पढ़ा था, it was normal उन्होंने लिखा हुआ था. ठीक है, तो when you say normal but it doesn't say normal for that age group, it just says normal. तो you would think कि ये reproductive age की बात हो रही है कि वो normal है. ठीक है, it says normal at that age group, उसका मतलब है कि less than 4 centimeter. If it says it is just regular, it's just normal, तो फिर you get suspicious. वो 11 वो नहीं होनी चाहिए 11. ठीक है, it's not supposed to be this much. वो ज्यादा thickness होगी for someone who's postmenopausal. तो ये आप कट ऑफ वैल्यू is it 4 centimeter or 4 millimeter? Check page 207 under diagnosis and investigation of postmenopausal bleed. I should have thought 4 centimeter तो वैसे ही बहुत बड़ा है. 11 centimeter कैसे हो सकता है? I'm so sorry. I always mix up these units. It's 4 milli. It's definitely millimeters. Excuse me. Yeah. Thank you for pointing that out. मेरा अक्सर ये mix हो जाता है सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला काम. ठीक है? Yeah. Okay, it has to be millimeters. Right. Less than 11, less than 4. ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज का ये था और इसका पोस्ट मेनोपॉजल का ये था. अच्छा, अगर ये आपको इस तरह मिल जाती है तो इट मींस थिकनेस इज नॉर्मल और आपकी सस्पिशन जो है काफी हद तक कम हो जाएगी. अगर आपकी थिकनेस ज्यादा आती है देन यू कैन गो अहेड एंड डू हिस्टेरोस्कोपी एंड देन यू विल टेक endometrial biopsy as well. Endometrial biopsy लेने के 2 methods हैं. One is called Pipel biopsy. लिखा नहीं जा रहा मुझसे. Pipel, it's spelled like this.
ठीक है, and one was Vabra, something like this. Let me just confirm. मैंने ना यहाँ इस पे पिक्चर खोली हुई थी, Vabra, या तो एक पाइपल बायोप्सी है और एक Vabra. Just remember the names. ठीक है, ओके. Clear all right. अच्छा, अब हमने ये बायोप्सी ले ली. ठीक है, अब बायोप्सी पे हमें पता चला कि चेक करने पे दैट शी डज इन फैक्ट हैव कार्सिनोमा. ठीक है, आपको हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा टाइप क्या है, ग्रेड क्या है. ठीक है, फिर आपने क्या करनी है नेक्स्ट, स्टेजिंग. स्टेजिंग के लिए आप क्या लेते हैं, MRI लेते हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है तो आप CT भी कर सकते हैं, CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस, ये अगले पेज पे लिखा होगा, या CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इसकी भी फीगो क्लासिफिकेशन है. ऑल राइट, तो 1 है कन्फाइंड टू यूट्राइन बॉडी. ठीक है, A में लेस देन 50%, B में मोर देन 50% इन्वेजन. 2 है ट्यूमर इन्वेडिंग सर्विक्स. 3 है लोकल या रीजनल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर. तो फिर 3A है इन्वेड सिरोजा ऑफ यूट्रस. B है इन्वेड्स वजाइना या पैरामीट्रियम. C है मेटास्टेसिस टू पेल्विक या पैरा एओर्टिक नोड्स. फिर 4 में जो है ट्यूमर इन्वेड्स ब्लैडर या बाउल या कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस है. ठीक है, तो ये भी आपको फुल रट्टा लगाना पड़ेगा. देयर इज रियली नो इजी वे टू से इट. अच्छा, अब टाइप के अंदर हमने देखना कि व्हाट विल बी आवर प्रोग्नोसिस फॉर ईच थिंग. ठीक है, तो हिस्टोलॉजिकली में बताएगा टाइप 1 या टाइप 2 होती है, एंड मोस्टली आपके पास एडेनोकार्सिनोमा मतलब टाइप 1 होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर टाइप 2 है तो ये ज़्यादा एग्रेसिव है एंड दे हैव अ वर्स प्रोग्नोसिस. ठीक है, अब अपने ग्रेड पे देखना है. लो ग्रेड और हाई ग्रेड होता है, ऑब्वियसली हाई ग्रेड इज मोर एग्रेसिव, वर्स प्रोग्नोसिस. फिर हमारे पास स्टेजिंग आती है. ठीक है, तो जितनी स्टेज ज़्यादा होगी उतना प्रोग्नोसिस वर्स होगा. ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली. मतलब टाइप 2 ज़्यादा वर्स थी, ज़्यादा ग्रेड वर्स था, ज़्यादा स्टेज वर्स थी. अच्छा, अब मैनेजमेंट इसके क्या है, सर्जरी करनी होती है. सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी. ठीक है, विद बायलैटरल सल्फिंजो ओओफोरेक्टमी. ठीक है, टोटल हिस्टेरेक्टमी में वी रिमूव द यूट्रस, द फैलोपियन ट्यूब्स, ये हमने सब देखा हुआ है. I'll just show you a picture, it makes life so much easier. ठीक है, तो ये थी हमारे पास, ये सर्विक्स रिमूव होगी, यूट्रस रिमूव हो गया, एंड साथ में इसके हम लोग बायलैटरल सल्फिंजो ओवरेक्टमी भी कर रहे, तो मतलब ये ट्यूब्स भी जाएंगी और ये ओवरीज भी जाएंगी. ठीक है, और अगर MRI पे स्पेशली यू फाइंड सर्विकल इन्वॉल्वमेंट, तो फिर आप मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हो, जिसके अंदर आप ये रेडिकल को पहले देख लो कि यहाँ पे इतना ज्यादा, वैसे खैर अपर थर्ड नहीं, हल्का सा कफ ऑफ द वजाइना रिमूव होता है और साथ में थोड़ा सा पैरामीट्रियल टिश्यू रिमूव होता है. ठीक है, मॉडिफाइड रेडिकल के अंदर. अच्छा, अब ट्यूमर ग्रेड हाई है. ठीक है, और टाइप 2 हिस्टोलॉजी का है, तो फिर आप पेल्विक एंड पैरा एओर्टिक नोड डायसेक्शन भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ हाई चांस के नोडल डिजीज है. तो लेट मी रिपीट दैट. स्टैंडर्ड सर्जरी है टोटल हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल सल्फिंजो ओओफोरेक्टमी. ठीक है, अगर MRI में सर्विकल इन्वॉल्वमेंट है तो आप मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे. अगर ट्यूमर का ग्रेड हाई है, ग्रेड 3 है, या फिर वो टाइप 2 हिस्टोलॉजी का है, तो आप पेल्विक एंड पैरा एओर्टिक नोड डायसेक्शन भी करेंगे. ठीक है, तो ये सर्जिकल इसकी मैनेजमेंट है. अब एडजुवेंट ट्रीटमेंट में क्या है, आप पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी देते हैं, इसमें ब्रेकी थेरेपी देते हैं फॉर लोकल. यूजुअली वैसे ब्रेकी थेरेपी देते हैं, इन्होंने लिखा है स्टेज 3 से एडवांस ज़्यादा डिजीज है तो उसके अंदर आप वो टेलीथेरेपी भी दे देते हैं साथ में. ठीक है, फिर हार्मोन ट्रीटमेंट जो है, जो लेडीज आर नॉट फिट फॉर सर्जरी या फिर कोई फर्टिलिटी उन्होंने अपनी स्पेयर करनी है, तो उनको हम हाई डोज ओरल या इंट्रायूट्राइन प्रोजेस्टेजेंस देते हैं. ठीक है,
बट इनके अंदर रिलैप्स रेट्स बहुत हाई हैं और इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. तो बट जस्ट नो कि सम वुमेन हु वांट टू मेंटेन देयर फर्टिलिटी या फिर दे नॉट फिट फॉर सर्जरी, तो उनके अंदर हम ये हाई डोज ओरल या इंट्रायूट्राइन प्रोजेस्टेरोन देते हैं. फिर प्रोग्नोसिस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी रफली बता दिया है. स्टेज 1 का इन्होंने ये परसेंटेजेस लिखी हुई. आई एम नॉट श्योर इफ यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर देम. मैंने तो नहीं याद की बिकॉज आई जस्ट डिडंट हैव द strength to remember it, but just if we look at it, stage 1 का 5-year survival is 88%, 2 का 75%, 3 का 55% और 4 का 16%. ठीक है, तो ये मैंने काफी ना आपको ये चीजें ना बहुत सिंपल करके बताई हैं बिकॉज जब आपने आंसर भी करना होता है ना क्वेश्चन, सिर्फ आपने वो पॉइंट्स लिखने होते हैं. मैनेजमेंट में जैसे लिखा आपने सर्जरी टॉप पे लिख दी, सर्जरी की 2-3 टाइप्स लिख दी. एडजुवेंट थेरेपी में आपने रेडियोथेरेपी की वो लिख दी. हार्मोन ट्रीटमेंट में आपने लिख दिया कि प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग आप दे सकते हैं ओरल या इंट्रायूट्राइन. ठीक है, इस तरह आपने बस लिख दिया. सो यू डोंट नीड टू delve too deep into it unless आप interested, then you can read it. तो ये हमने कर लिया endometrial carcinoma. ठीक है, तो next one we have is ovarian carcinoma. उससे पहले let's take a 15-minute break because it's a lot to take in. Voice distortion. ब्रेक है अभी.